हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 1 आपको पढ़ाया जा चुका है। आज आप पढ़ेंगे चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव स्टूडेंट्स, जैसे आपको नाम से पता होना चाहिए, आपको नाम से पता है माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म और ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जीव। इफ वी डिफाइन इट, द ऑर्गेनिज्म which cannot be seen with naked eye are called microorganisms. These microorganisms are so small that we cannot see it with our naked eye. To see these microorganisms, we need microscope, सूक्ष्मदर्शी। ऐसे जीव जो नंगे आंखों से नहीं दिखाई दे सकते, जो नहीं दिखाई देते हैं, ऐसे जीव को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अथवा सूक्ष्म जीव कहा जाता है। और द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर स्टडी आर कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी सूक्ष्म जैविकी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम इन सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं। दैट ब्रांच इज नोन एज माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म जैविकी के नाम से जानते हैं। देखिए, डिस्कवरी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सबसे पहले 1683 में 1683 साइंटिस्ट एंटोन वॉन लीeuwenhoek ने इस स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रेन वाटर में खोजा था। इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खोजा था 1683 में साइंटिस्ट एंटोन वॉन लीeuwenhoek। एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने स्वनिर्मित माइक्रोस्कोप के द्वारा इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का खोज किया था। और लुईस पास्चर ने सर्वप्रथम इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हवा में खोज की थी। आइए कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कुछ हम इनके कैरेक्टर्स, इनके फीचर्स को जानते हैं कि इनके फीचर्स क्या होता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर आइदर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म और ए कलेक्शन ऑफ सेल्स। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सिंगल सेल हो सकते हैं या बहुत सारे सेल्स मिलकर के ग्रुप में इकट्ठे जो है आपको मिल सकते हैं। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये जब अनफेवरेबल कंडीशंस जब आता है, समझिए, जब अनफेवरेबल कंडीशंस मतलब ऐसे कंडीशन जिसमें लगता है कि अब इसमें सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, उस केस में ये अपने शरीर के चारों तरफ एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, एक खोल बना लेते हैं, एक सेल बना लेते हैं। सेल मीन्स CELL नहीं, SHEL। अपने चारों तरफ एक घेरा बना लेते हैं जिसको हम सिस्ट कहते हैं, जिसे सिस्ट कहा जाता है, CYST, जिसे हम सिस्ट कहते हैं। ये सिस्ट जो होता है यह हार्ड होता है, जो इनको उस अनफेवरेबल कंडीशन से इनकी सुरक्षा करता है, इनको बचाता है। और जैसे ही कंडीशन फेवरेबल होता है, ये जो सिस्ट होता है वह
समाप्त हो जाता है, मतलब उसको ये हटा देते हैं, वो टूट जाता है और ये ऑर्गेनिज्म जो होता है फिर उस सिस्ट के अंदर से बाहर आ जाता है और ऑर्गेनिज्म फिर से ये न्यूट्रिशन, मल्टीप्लिकेशन, मतलब रिप्रोडक्शन, ये सारे प्रोसेस ये करने लगते हैं। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कुछ प्रॉपर्टी जो है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए यूजफुल होते हैं और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। तो इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। आइए देखते हैं हैबिटेट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हैबिटेट, ये हैबिटेट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हैबिटेट का मतलब होता है आवास। आवास, आप जानते हैं हैबिटेट, आवास कहते किसको हैं? द नेचुरल प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव, दैट प्लेस इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट। वह जगह, नेचुरली प्लेस, जहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म रहता है, उस प्लेस को हम हैबिटेट अथवा आवास कहते हैं। आवास हम उसको कहते हैं। तो आपको बताएं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फाउंड एवरीवेयर, सब जगह ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। यहाँ तक कि अनफेवरेबल कंडीशंस, जहाँ कंडीशन जो है जीवन के रहने के योग्य नहीं होता है, उस कंडीशन में भी, मतलब एक्सट्रीम कोल्ड, एक्सट्रीम टेम्परेचर, जहाँ पे बर्फ जमा हुआ है, वहाँ पे पोल्स पर हवा, पानी, मिट्टी, मतलब इस दुनिया का कोई भी ऐसा जगह नहीं है जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं पाए जाते हों। So we can say microorganisms are found in everywhere. These microorganisms are found in air, water, soil, dead and decaying organism inside our body, outside our body. तो इन सारे जगहों पर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। तो हमारे कहने का मतलब है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, they are found in everywhere on the earth, in every type of climate, हर तरह के क्लाइमेट में, हर जगह पे ये पाए जाते हैं। आइए देखते हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं इन्हें हम कितने भागों में डिवाइड करते हैं। मुख्य रूप से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं इन्हें 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। जो सबसे पहला बैक्टीरिया, दूसरा वायरस, तीसरा एल्गी, चौथा फंजाई और पांचवा प्रोटोजोआ में। ये 5 ग्रुप्स हैं जिसके आधार जिनमें ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिवाइड किए जाते हैं। आइए एक एक करके थोड़ा थोड़ा आप देख लीजिए। ये देखिए बैक्टीरिया, बैक्टीरिया जिसे हम जीवाणु के नाम से जानते हैं, ये जो बैक्टीरिया है और सिंगुलर, ये चूंकि बैक्टीरिया प्लूरल है, जब इस सिंगुलर की बात होती है तो हम इसके कहते हैं बैक्टीरियम, मतलब ये एक सिंगल, ये सिंगुलर है और ये बैक्टीरिया जो है वह प्लूरल है। ये सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ये जो बैक्टीरिया होते हैं जिन्हें हम सिंगुलर बैक्टीरियम कहते हैं, सबसे आर द मोस्ट एबुंडेंट, मतलब जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं सब में बैक्टीरिया की संख्या सबसे ज़्यादा होती है। मतलब ये जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया जो है पाए जाते हैं। एंड दे आर द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, और सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में सिंपलेस्ट होते हैं। ये पाए कहाँ जाते हैं? बैक्टीरिया आर फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन द अर्थ, पृथ्वी के लगभग हर जगह पे ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं। इन वाटर, इन सॉयल, इन एयर, इन आवर बॉडी, आउटसाइड ऑफ आवर बॉडी, तो हर जगह ये जो बैक्टीरिया हैं वे पाए जाते हैं। ये जो बैक्टीरिया होते हैं इनका जो साइज होता है 0.2 से 100 माइक्रोन, इनकी जो साइज होती है ये 0.2 टू 100 माइक्रोन,
0.2 से 100 माइक्रोन के बीच में इनका जो होता है वह साइज होता है। और आपको पता है माइक्रोन पढ़े हैं, 1 माइक्रोन, माइक्रोन का नाम सुने हैं? 1 माइक्रोन इक्वल टू 10 टू द पावर -3 mm। एक 1 माइक्रोन इक्वल टू होता है 10 टू द पावर -3 mm, मतलब मिलीमीटर। मतलब मिलीमीटर के 1000वें भाग को, ये देखिए हम ऐसे लिख सकते हैं 1/1000, मतलब 1 मिलीमीटर। ये समझो कि ये जो हम लाइन खींच रहे हैं वह लगभग 1 mm से ज़्यादा ही है। अभी इतने, इसको 1000 भाग में बांट दीजिए और उसका 2 पार्ट ले लीजिए तो 0.2 अपान इतना। चलिए ये लंबा हो जाएगा, तो कहने का मतलब यह है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो बैक्टीरिया होते हैं, उनकी जो साइज होती है वो 0.2 से लेकर के 100 माइक्रोन के लगभग होती है। इनका जो शेप होता है, ये जो है कोकी शेप के हो सकते हैं, बैसलस हो सकते हैं, स्पाइरल हो सकते हैं, विब्रियो हो सकते हैं, मतलब कई प्रकार के शेप में ये पाए जाते हैं। इनका जो न्यूट्रिशन होता है बैक्टीरिया, ये कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं, कुछ बैक्टीरिया जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ केमोसिंथेसिस के द्वारा ये अपना भोजन बना लेते हैं। और कुछ बहुत सारे बैक्टीरिया जो होते हैं वो सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन के आधार पर अपना भोजन, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन उनमें होता है। और बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो पैरासाइट के रूप में पाए जाते हैं। ये रिप्रोडक्शन जो होता है बैक्टीरिया में वो बाइनरी फ्यूजन के द्वारा होता है। मतलब ये बाइनरी फ्यूजन के द्वारा, जिसको द्विखंडन कहते हैं, मतलब एक बैक्टीरिया जो होता है वो 2 बराबर भागों में बट जाता है, इसको बाइनरी फ्यूजन कहते हैं। अगला जो है माइक्रो, वो है वायरस। देखिए वायरस, जिसे हम विषाणु के नाम से जानते हैं, वायरस जो होता है, आइए देखते हैं इसको। ये जो वायरस, आप समझिए कि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, सब में सबसे डेंजरस जो ऑर्गेनिज्म है वो है वायरस। आप सोचिए, ये वायरस का मतलब ही होता है, वायरस चूंकि ये वायरसेस प्लूरल होता है और वायरस जो होता है वो सिंगुलर होता है। ये सिंगुलर है वायरस और वायरसेस प्लूरल। ये देखिए वायरस का मतलब होता है पॉइजन। वायरस का शाब्दिक अर्थ जो होता है वायरस का, वह पॉइजन होता है, जहर होता ही है। ये जो वायरस होते हैं इसलिए इतने डेंजरस होते हैं क्योंकि जब ये किसी सजीव के शरीर पर होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर होते हैं, तो ये सजीवों के लक्षण दिखाते हैं। मतलब ये रिस्पायरेशन करते हैं, न्यूट्रिशन करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं, मतलब सारे जीवन की प्रोसेस जो होती है वो सारे प्रोसेस ये वायरस करते हैं। और जैसे ही ये लिविंग से नॉन लिविंग पर चले जाते हैं, जीवन की सारी प्रोसेस जो होता है वो बंद हो जाता है। मतलब एक भी जीवन के प्रोसेस ना तो रिप्रोडक्शन करता है, ना रिस्पायरेशन करता है, ना न्यूट्रिशन करता है, और वैसे ही बहुत दिनों तक ये वैसे ही निर्जीव के रूप में पड़ा रहता है। इसलिए ये जो वायरस होते हैं, वायरस को लिंकिंग चेन कहा जाता है। वायरसेस आर लिंकिंग चेन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब ये जो वायरस हैं, इन्हें लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का लिंकिंग चेन कहा जाता है, सजीवों और निर्जीवों के बीच की कड़ी कहा जाता है, क्योंकि ये दोनों के लक्षण इसमें पाए जाते हैं। तो ये जो वायरस हैं, वायरस इतने डेंजरस होते हैं। ये जो वायरस होते हैं, इनका जो शरीर होता है वो एसेलुलर होता है, और ये भी वायरस दुनिया के हर कोने में, हर क्लाइमेट में, हर जगह ये वायरस पाए जाते हैं। अभी जो पूरा विश्व जो कोरोना नामक वैश्विक महामारी से जो गुजर रहा है, इसका भी कारण है वायरस। इसका भी कारण है वायरस। वायरस के नाम सुनते ही जी कांप जाता है, क्योंकि इनका स्टडी करना बड़ा ही मुश्किल होता है।
क्योंकि जब तक ये किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं तब तक हम इसका स्टडी करते हैं। बड़ी आसान होता है स्टडी करना, तो वैसे भी आसान नहीं होता, लेकिन स्टडी करना थोड़ा सुविधाजनक होता है। लेकिन जैसे ही हम इसको उसके शरीर से निकाल के बाहर स्टडी करना चाहते हैं, वो सारे लक्षण इनके अंदर से गायब हो जाते हैं। इसलिए इनका स्टडी करना जो है बड़ा ही मुश्किल हो जाता है, इसीलिए ये इतने डेंजरस होते हैं। तो ये सजीवों के भी लक्षण दिखाते हैं, निर्जीवों के भी लक्षण दिखाते हैं, इसलिए हम इन्हें सजीवों और निर्जीवों के बीच की कड़ी कहते हैं। तो अभी कोरोना की बात हो रही थी, समझे कि जो वायरस होता है, अभी आपको गवर्नमेंट, सारे लोग, डॉक्टर्स आपको सलाह दे रहे हैं कि आप जब भी बाहर से आएँ अपने हाथ को साबुन से कम 20 सेकंड तक अपने हाथों को जरूर जो है रगड़िए। हाथों को साबुन से 20 सेकंड तक रगड़ने के बाद ही हाथ को धोइए। इसके पीछे साइंटिफिक फैक्ट है। ये जो कोरोना वायरस होता है या जो वायरस होती है, इसके शरीर के ऊपर एक फैट का लेयर पाया जाता है। फैट आप जानते हैं, जैसे आयली कोई पदार्थ, जिसके वजह से आसानी से उसके अंदर जिंदा रहता है, अपने आप को बचाता भी है, और किसी वस्तु के जैसे ही जाता है सजीवों पर वहाँ चिपक भी जाता है। तो गवर्नमेंट हाथ धोने के लिए इसलिए कह रही है बार बार कि क्योंकि जब हम साबुन से, सर्फ से, जो भी इसी से हैंड वॉश से जब हम हाथ को धोएंगे, तो आपको पता है कि जो वॉशिंग पाउडर, जो सर्फ, जो साबुन जो होते हैं, वो फैट को जो है हटा देते हैं। आपके हाथ में अगर कोई आयली चीज़ लग जाए, तो जब तक आप सर्फ और साबुन से, हैंड वॉश से धोएंगे नहीं, तब तक वो चिकनाहट जाता नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि जब आप हाथ को धोएंगे, तो जो अगर आपके हाथ में, आपके शरीर में अगर वायरस चिपका भी होगा हाथ में, तो उसके ऊपर से जो फैट का जो लेयर होगा वो नष्ट हो जाएगा, और जो वायरस होगा वो आपके शरीर से हट जाएगा और आप सुरक्षित हो जाएंगे। इसलिए बार बार अगर आप भी नहीं इसका यूज करते हो, तो हाथों को जो है बार बार ज़रूर धोइए, और ऐसे चीज़ों को बार बार ऐसे छूना भी नहीं चाहिए। तो हम ज़्यादा छूने वाला काम अपने हाथों से ही करते हैं, इसीलिए हाथों को बराबर सलाह दी जा रही है कि आप हाथों को जो है धोते रहिए। तो ये वायरस थे। और दूसरा इसके बाद जो आता है वो आता है एल्गी। इनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, जो फोटोसिंथेसिस के द्वारा ये भोजन बनाते हैं। इसलिए ये ऑटोट्रॉप्स होते हैं, जो क्लोरोफिल एल्गी होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। देखिए जिनके जो हैबिटेट है, ये जो एल्गी होते हैं, ये लिव इन वाटर, ये पानी में पाए जाते हैं, और पॉन्ड्स, लेक्स, सीज, रिवर्स, ये सब जगह पाए जाते हैं। यहाँ तक कि ये मॉइस्ट सॉइल में भी ये ग्रो करते हैं। आप देखिए, अगर नहीं देखे होंगे शैवाल, तो आप अपने खेतों में जाइए बरसात के दिनों में, और बरसात के दिनों में आप खेतों में जब जाएंगे तो लगता है खेतों में जैसे धागे बिछाए हुए हैं ग्रीन ग्रीन कलर के, वही शैवाल हैं। और नहीं तो अपने बरसात के दिनों में अपने दरवाजे पर देखिए, अगल बगल जाकर के जहाँ पानी लगा हुआ है हरे हरे कलर का, जिस पर आप पैर आपका फिसल जाता है, वही शैवाल है। तो ये भी हर जगह पाए जाते हैं पानी में। ये जो एल्गी होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, ग्रीन एल्गी, ब्लू एल्गी, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी। ये जो एल्गी है वो प्लूरल है, और इसका जो सिंगुलर फॉर्म होता है वह होता है एल्गा। ये प्लूरल है और ये सिंगुलर है। जो न्यूट्रिशन होता है एल्गी में वो ऑटोट्रॉपिक, ये ऑटोट्रॉप्स होते हैं, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, इसलिए अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अगला जो पार्ट है वह है फंजाई। फंजाई जिसे हम कवक के नाम से जानते हैं। ये जो फंगस है, ये जो फंजाई है प्लूरल है, और इसी का जो सिंगुलर होता है वो फंगस होता है। फंगस सिंगुलर और फंजाई जो है होता है प्लूरल। बहुत सारे लोग फंगी भी कहते हैं, लेकिन हम लोग जब पढ़ते थे, हमारे सर इसको फंजाई ही पढ़ते थे। तो शुरू से लेकर जहाँ तक पढ़े हैं वहाँ फंजाई हमारे सर पढ़ाते थे, और बहुत सारे लोग फंगी भी पढ़ते हैं। तो ये जो सिंगुलर फंगस है, ये जो फंगस होते हैं, ये नॉन ग्रीन होते हैं। ये सिंगल सेल भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। जो ईस्ट होता है, ईस्ट वो सिंगुलर होता है, और जो मशरूम जो आप खाते हैं ये प्लूरल होते हैं। ये जो फंजाई होते हैं ये अपना भोजन नहीं बनाते,
ये भोजन नहीं बनाते हैं क्योंकि नॉन ग्रीन होते हैं, इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है, इसलिए ये अपना भोजन नहीं बनाते हैं। ये जो लास्ट है वो है प्रोटोजोआ। ये देखिए प्रोटोस दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, प्रोटोजोआ दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। प्रोटोस का मतलब होता है फर्स्ट, और जोवा जून से बना हुआ है जिसका मतलब होता है एनिमल। ये फर्स्ट एनिमल है प्रोटोजोआ, प्रिमिटिव एनिमल है। 1820 में गोल्डफस नामक साइंटिस्ट ने प्रोटोजोआ शब्द का सर्वप्रथम यूज जो है किया था। ये जो प्रोटोजोआ होते हैं, ये देखो ये प्रोटोजोआ प्लूरल है, और जो सिंगुलर होता है वो होता है प्रोटोजोआन। प्रोटोजोआन जो होता है वो सिंगुलर होता है, प्रोटोजोआ होता है वो प्लूरल होता है। तो सर्वप्रथम 1820 में गोल्डफस ने प्रोटोजोआ शब्द यूज किया था। ये जो प्रोटोजोआ होते हैं, इनकी एक सबसे बड़ी विशेषता पाई जाती है, इनमें स्यूडोपॉड पाया जाता है। स्यूडोपॉड जिसे हम कूटपाद के नाम से जानते हैं, झूठा पैर के नाम से जानते हैं। जैसे अमीबा का नाम सुना है, अमीबा जो होता है वो इसी प्रोटोजोआ में आता है। ये देखो, ये आपने अमीबा की स्ट्रक्चर ऐसे देखा होगा, यहाँ न्यूक्लियस होता है, फूड वैक्यूल होता है यहाँ पे। ये देखो, ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसको हम कहते हैं स्यूडोपॉड। स्यूडोपॉड मतलब होता है कूटपाद। कूटपाद का मतलब झूठा पैर, स्यूडोपॉड झूठा पैर होता है। ये इनकी बहुत बड़ी विशेषता है इन प्रोटोजोआंस की। देखो, जब ये ऐसे चलता है ना, अगर इसके सामने कोई ये ब्रेकर आ गया तो यही ये जो पैर होता है वो विलुप्त हो जाता है, और अगर इधर चलना चाहे शुरू करें, ये इधर चलना चाहे तो इधर इनका पैर निकल जाता है। अगर ये इधर चलना चाहे तो ये जो पैर होता है वो इधर निकल जाता है। ये इनकी बहुत बड़ी विशेषता होती है, इसीलिए इसको स्यूडोपॉड कहते हैं, झूठा पैर कहा जाता है। तो इस तरह से ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इनको 5 ग्रुपों में बांटा गया है। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए।